कमर दर्द और जो गर्दन में दर्द, बैक पेन और नेक पेन, पैरों में झुनझुनी, रेटिकुलोपैथी जो बोलते हैं, में बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि लगभग 7,000 से कमर दर्द की समस्या है प्रति लाख। ये हर 10 में 7वां आदमी कमर दर्द से परेशान है। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का मुख्य आधार है, लेकिन आज मोबाइल, गलत बैठने की आदत और भाग दौड़ भरी जिंदगी ने युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक को स्पाइन की गंभीर बीमारियों की ओर ढकेल दिया है। अभिवादन स्वीकार करिए दरवेश आनंद का लोकसर में आपका स्वागत है। क्या हर कमर दर्द स्लिप डिस्क होता है? क्या बिना ऑपरेशन इसका इलाज संभव है? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे स्पाइन विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र गंजीर जी से। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल लोकसर में बहुत बहुत स्वागत है फिर से। पिछली मर्तबा हमने फिजियोथेरेपी में कितना कैरियर है इस विषय पर विस्तार से चर्चा किया था, तो हमारे दर्शकों को उस बातचीत से बहुत लाभ पहुंचा होगा ऐसा मैं मानता हूं। आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, साइटिका एवं स्पाइन स्टोनेसिस के बारे में। तो साथियों, वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। आज यह बातचीत बहुत खास होने वाली है। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं स्लिप डिस्क जैसी बीमारी पर। तो डॉक्टर साहब, स्लिप डिस्क वास्तव में क्या होती है? देखिए सर, स्लिप डिस्क जैसे नाम से ही है कि जो डिस्क रहता है जी, वो अपनी जगह से खिसक गया है। जी, तो इसमें आगे जाने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये डिस्क होता क्या है। जी। तो जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में, उसमें टोटल 33 वर्टेब्रा होते हैं। जो मेरुदंड होते हैं उसमें टोटल 33 हड्डियां होती है। उसमें 7 जो है वो गर्दन की हड्डियां होती है। उसके बाद 12 जो है वो जो थोरेसिक होता है, जो छाती के पीछे भाग में पीठ में रहता है। उसके बाद कमर में लंबर करके 5 होता है। फिर सैक्रम होता है 5, और उसके बाद कॉक्सिक्स करके 4 हड्डियां होती है। इसमें से जो सैक्रम और कॉक्सिजियल जो होता है वो आपस में एक दूसरे में जुड़ा रहता है, फ्यूज्ड रहता है। और जो सर्वाइकल होता है उसमें C2 C3 जो है वो अपने आप में फ्यूज रहता है। तो ये देखा जाए कि जो मूवमेंट करने वाली हड्डियां हैं वो कुछ हड्डियां गर्दन की हैं, C4 5 और 6 7 ये, और उसके बाद थोरेसिक है। थोरेसिक जो होता है उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होता क्योंकि वो पसलियों से जुड़े रहता है। सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होता है वो हमारे कमर की हड्डियों में होती है, क्योंकि कमर में बस वही वर्टेब्रल कॉलम की हड्डियां हैं, बाकी सारी जो है वो मांसपेशियां होती है और इंटरनल ऑर्गन होते हैं। तो जो डिस्क होता है वो प्रत्येक हड्डियों के बीच में एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, एक कुशनिंग होती है, उसको हमने डिस्क का नाम दे दिया है। तो जो शॉक एब्जॉर्बर है, जो डिस्क है, उसमें जब कंप्रेशन पड़ता है, दबाव पड़ता है, तब वो अपनी जगह से उसका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा बदल जाता है। और पोजीशन बदलने के कारण वर्टेब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी के आसपास जो नसें गुजरती है वहां पे दबाव बनता है। दबाव बनने के कारण मरीजों को समस्या आती है। तो स्लिप डिस्क सामान्य भाषा में जो बोलते हैं नसों का दब जाना, तो स्लिप डिस्क का अर्थ वही है कि किसी कारण से हमारे रीढ़ की हड्डियों में जो शॉक एब्जॉर्बर है, जो झटका सहने के लिए जो कुशनिंग भगवान ने बनाया हुआ है, नेचर ने बनाया हुआ है, उसमें यदि कोई समस्या आ जाती है, किसी प्रकार का दबाव आ जाता है, तब उसको स्लिप डिस्क की समस्या कहते हैं। और उसके लक्षण अलग अलग मरीजों में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा स्लिप डिस्क कितने स्थिति तक दबा हुआ है। तो इसके लक्षण, शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सर जब डिस्क में कोई समस्या आती है, जब कंप्रेशन होता है, तो वो अगर ज्यादा नहीं है, उसकी अलग अलग ग्रेडिंग होती है। ज्यादा नहीं दबा हुआ है तो केवल दर्द का अनुभव होगा। जब स्लिप डिस्क ज्यादा हो जाता है तो वो नर्वस सिस्टम, मतलब जो नसें हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डियों से स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकल रही हैं पूरे शरीर में फैलने के लिए, उसको जब वो टच करने लगता है, छूने लगता है, तब हमको हल्का सा
थोड़ा सा शरीर में, पैरों में, हाथ पैरों में मोटापन महसूस होता है, जी। और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तब हमें झुनझुनी महसूस होती है, जैसे करंट लगने वाली जो फीलिंग आती है वो होती है, और बहुत ज़्यादा दब जाता है, तब प्रभावित जो अंग है उसमें सुन्नपन आ जाता है। जी। डॉक्टर साहब, स्लिप डिस्क की शुरुआती लक्षण क्या है, और इसका आप मॉडल के साथ हमारे दर्शकों को थोड़ा सा दिखा के बताएंगे तो जी। ज़्यादा समझ में आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी की जो संरचना है, जी। उसके हिसाब से जो रीढ़ की हड्डियां अलग अलग प्रकार की है और अलग अलग जगहों के हिसाब से उसका नाम है। जी। जैसे मैं आपको मॉडल में बताना चाहूँगा, जी। ये रीढ़ की हड्डी है, ये आप साइड व्यू देख रहे हैं, जी। ये हमारा खोपड़ी का जो स्कल है, जो उसका वो पिछला हिस्सा है। जी। तो पहले जो 7 हड्डियां हैं, जी। ये सर्वाइकल कहलाती हैं, जी। और ये जो उभरा हुआ है वो आप अपने हाथ से अपने जी। गर्दन के पीछे में महसूस कर सकते हैं, वो C7 है। जी। जी। उसके बाद उसके नीचे से 12 जो हड्डियां होती है, जी। जी। वो थोरेसिक कहलाती है, और उसका अटैचमेंट हमारी पसलियों से रहता है। उसके बाद फिर 5 जो हड्डियां हैं जी। वो लंबर कहलाती है। अच्छा। 1 2 3 4 5 ये लंबर है, मतलब ये कमर की हड्डियां हैं, है ना। और उसके बाद ये सैक्रम कहलाता है, और सैक्रम के नीचे में 4 जो है वो कॉक्सिजियल कहलाता है। जो सैक्रम और कॉक्सिजियल जो है वो अलग से नहीं होती, वो मूवेबल नहीं होती, वो एक दूसरे में फ्यूज रहती है, फिक्स्ड रहती है। अब अगर आप इसमें संरचना को देख पा रहे हैं तो इसमें ये जो रबर जैसी संरचनाएं दिख रही है बीच बीच में, ये शॉक एब्जॉर्बर है, मतलब यही डिस्क है। डिस्क जो है इसके 3 भाग होते हैं। पहला जो है वो आउटर भाग होता है, ये उसके ऊपर बटन में इंड प्लेट होता है। उसके बाद जो उसका आउटर जो फाइबर वाला एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनुलर फाइब्रोसिस, और सबसे सेंटर में होता है न्यूक्लियस पल्पोसस। न्यूक्लियस पल्पोसस जो होता है वो जेलीनुमा आकृति का होता है, जैसे जेली आप देख सकते हैं, ऐसे दबाने से केवल उसकी आकृति बदलती है। तो न्यूक्लियस पल्पोसस करके जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इसका सेंटर भाग होता है। उसके बाहर में, बाहरी क्षेत्र में एनुलर फाइब्रोसिस होता है, वो फाइबर होता है, रेसिन हुआ स्ट्रक्चर है जो उस जो न्यूक्लियस पल्पोसस है उसको ऐसे जकड़ के रखे रहता है। और जब प्रेशर जब पड़ता है रीढ़ की हड्डी के ऊपर, या आप कूद रहे हो कहीं से, या आप कहीं से गिर गए, या आपने कोई भारी वजन अपने सिर में या हाथों में उठा लिया, तो जैसे सॉकेट में प्रेशर पड़ता है वैसे ही इसमें प्रेशर जब पड़ता है, तब प्रेशर उस डिस्क में, मतलब जो एनुलस पल्पोसस, न्यूक्लियस पल्पोसस और एनुलर फाइब्रोसिस है, उसके ऊपर जब पड़ता है तब वो बाहर निकलने की तरफ जगह ढूंढता है ना। और जब वो डैमेज हो जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं स्लिप डिस्क हो गया। तो अगर आप इसमें देखें इन संरचना में, तो सर आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे कुछ एक भाग जो है ये ऐसे बाहर निकल गया है ना, ये बाहर निकला है, मतलब ये डिस्क जो है वो स्लिप हो गया है, अपनी जगह से बाहर हो गया। अब अगर आप देखेंगे कि मॉडल में एक पीले रंग की जो संरचनाएं हैं वो है नसें हैं, नर्व्स हैं, जो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे रीढ़ की हड्डी के जो अंदर में एक नलीनुमा संरचना होती है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपके दिमाग से पूरे लास्ट छोर तक रहता है। तो ये जो संरचना है वो फिर ये पीलेनुमा आकृति में नसों के रूप में शरीर से बाहर निकलती है और अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई करती है। जैसे आप देख सकते हैं गर्दन में, तो गर्दन का ऊपरी भाग जो है हमारे सिर के पिछले भाग को सप्लाई करता है। उसके बाद ये वाला क्षेत्र देखेंगे तो ब्रेकियल प्लेक्सस नामक संरचना का निर्माण करके दोनों हाथों को सप्लाई करता है। निचले भाग में आएंगे तो ये हमारे छाती और पेट के क्षेत्र को सप्लाई करता है। कमर वाला जो क्षेत्र है वो हमारे कूल्हों में, हमारे पैरों में, पंजों तक नसों की सप्लाई करती है। तो एक तरह की वायरिंग है। जब डिस्क स्लिप होता है या स्लिप डिस्क होता है तो वो जो है इन पीलेनुमा आकृति को ही जब प्रेशर करती है, कंप्रेस करती है, दबाव डालती है, तब मरीज को लक्षण आने लगते हैं और शुरू में दर्द होता है। कई मरीजों में जो शरीर का जो प्रभावित अंग है, जो सप्लाई वाला, जैसे कमर की बात करें तो पूरे पैर में या पैर के कुछ हिस्सों में वो मोटापन लगेगा, हल्का सा झुनझुनी महसूस होगा, और ज़्यादा अगर उसमें कंप्रेशन हो गया तो कई बार सुन्नपन या लकवा की स्थिति हो सकती है।
तो डॉक्टर साहब सवाल के आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या हर स्लिप डिस्क मरीज का जो है ऑपरेशन जरूरी होता है, ऐसा कुछ है? नहीं सर, एक्चुअली ये जरूरी नहीं है कि हर स्लिप डिस्क का मरीजों का ऑपरेशन जरूरी हो। जी। लेकिन नेचर जो है वो कई बार खुद को रिपेयर करता है। तो आप रेस्ट करिए, प्रॉपर रेस्ट करेंगे तो बॉडी खुद जो डिस्क जो डैमेज है, जिसमें कंप्रेशन है, वो धीरे धीरे अपनी जगह पे सेट होना शुरू हो जाता है। बस आपको वो गतिविधियां रोकनी होगी जिससे वो फिर से प्रभावित हो रहा है। मतलब आप लगातार वजन उठा रहे हैं, आप लगातार झुक के बैठे हैं, या लगातार जंप कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आपको अगर वो समस्या है उसके बावजूद भी आप ये गतिविधियां कर रहे हैं, तो स्लिप डिस्क बढ़ सकती है। नहीं तो स्लिप डिस्क जो है धीरे धीरे अपनी जगह में डिस्क जो है वो वापस बैठते जाती है। भेज हाँ, तो सर ऑपरेशन कितना जरूरी है? देखिए, जरूरी नहीं कि सारे मरीजों को आप ऑपरेशन की आवश्यकता हो। सबसे पहले अगर ऐसे कुछ लक्षण आपको आते हैं तो प्रॉपर हिस्ट्री से पता चल जाता है कि कौन सी गतिविधियां हुई होगी। जैसे कि ज़्यादातर जो रिपीटेटिव वर्क से धीरे धीरे जो स्लिप डिस्क होता है, तो उसमें पेशेंट को लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं और वो उतना सीरियस नहीं होता। तो इसमें जनरली ऑपरेशन की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती। कई बार एक्सीडेंटल जो केस होते हैं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या अचानक से रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लग गया, तो कई बार डॉक्टर को तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है आपका 48 से 72 घंटों के अंदर कि मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बॉल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट है, मतलब आपके लेटरिन करने की जो फीलिंग है उसको रोकने की फीलिंग है, पेशाब को रोकने की और करने की जो फीलिंग है, पैरों का जो महसूस होना है मूवमेंट का, वो कई बार लॉस हो जाता है, वो चले जाता है। तो ये न्यूरोसर्जन या न्यूरो फिजिशियन है, जो नसों के जो डॉक्टर हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन की आवश्यकता है कि नहीं। ये इमरजेंसी केस में होता है। नहीं तो जो स्लिप डिस्क धीरे धीरे विकसित हुआ है, जैसे हमारी रोजमर्रा के कामों के कारण हमने भारी वजन उठाया, हमने ओवर एक्सॉस्टेड काम कर दिया, जरूरत से ज्यादा काम कर दिया, कई घंटे हम लोग एक ही स्थिति में बैठते हैं या खड़े रहते हैं, तो वो उसमें लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं। उस स्थिति में आपको किसी न्यूरो फिजिशियन को दिखाना चाहिए, उनसे दवाई लेनी चाहिए। और फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल रहता है। जो डिस्क है उसको अपनी जगह में रिपोजिशन करने के लिए फिजियोथेरेपी और उसकी जो ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा महत्व रहता है। तो फाइनली ये है कि हर मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। मेडिसिन है, फिजियोथेरेपी है और सर्जरी है, ये स्थिति के आधार पर देखा जाता है कि कौन सा इलाज लिया जाना है। इससे अपन आगे जाते हैं तो ये देखते हैं कि फिजियोथेरेपी से कितने मरीज ऑपरेशन से बच सकते हैं। देखिए सर, मेरे हिसाब से तो मैं, जैसा मेरा अनुभव है, मैं 5 साल से स्लिप डिस्क के मरीजों को ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो लगभग 1000-1200 मरीज मैंने 5 साल में देखे होंगे। और केवल एक केस है जिसको ऑपरेशन की आवश्यकता हुई है, और वो इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो बॉल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट हो गया था, उनको मतलब लेटरिन पेशाब करने में वो फीलिंग नहीं आ रही थी, उनका पैर पूरी तरह से जीरो हो गया था। तो ऑपरेशन जो है वो कंडीशन के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन के बाद केवल ऑपरेशन जो है उसका सॉल्यूशन नहीं है। ऑपरेशन के बाद आपको फिजियोथेरेपी फिर से लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो नर्व्स हैं उसको रीस्टार्ट करना, मसल्स को पावर देना, तो ये सब गतिविधियों के लिए आपको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता ऑपरेशन के बाद भी होती ही है। जी। तो इलाज में देरी करने पर क्या खतरे हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि मरीज को जागरूक होना चाहिए कि मुझे कौन सा लक्षण आ रहा है, मुझे केवल दर्द है कि दर्द के साथ झुनझुनी है, या पैरों में हाथों में सुन्नपन है, मतलब बिल्कुल महसूस नहीं हो पा रहा है। तो ये मरीज को ये दर्द सिंपल शुरू हुआ, हल्का सा मोटापन लगा, झुनझुनी हुई, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि मुझे ऐसा ऐसा समस्या है। इसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हिस्ट्री ये रहता है कि आप मरीज को अपने बारे में, अपनी गतिविधियों के बारे में डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है कि आप कहीं गिरे हैं क्या,
आपने कोई भारी वजन उठाया है क्या, आपका अर्गोनॉमिक्स क्या है, मतलब उठने बैठने का तरीका क्या है, ये भी जानना जरूरी है। तीसरी बात ये है कि अगर आप कहीं से एक्सीडेंट हुए होंगे या कोई आपको कुछ बड़ा इन्फेक्शन वगैरह हुआ होगा, जैसे टीबी है ना, तो इस तरह की अगर कोई बीमारी से ग्रसित हैं पहले, तो ये सारे जो हिस्ट्री है वो डॉक्टर को आपको बताना चाहिए। डॉक्टर से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको आपका इलाज करेंगे। जी। तो दोस्तों, अभी हम बातचीत कर रहे थे स्लिप डिस्क को लेकर, और डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से और बहुत ही गहनता से इसकी जानकारी हमें प्रदान की है। इससे आप लोगों को ज़रूर लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है, और हम एक दूसरी समस्या के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए, मोबाइल और लैपटॉप के बढ़ते उपयोग से सर्वाइकल की समस्या क्यों ज़्यादा बढ़ रही है, क्या कारण है? देखिए सर, अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस अभी सर्वाइकल और जो साइटिका के ही मैंने देखा हुआ है जी। हमारी गतिविधियां ऐसी हो गई है कि हम लोग बिना मोबाइल के रह नहीं पाते, और हमारा जो उठने बैठने का जो तरीका है, जो सिटिंग पोस्चर है, वो हमेशा गलत हो जाता है। जब हम मोबाइल पकड़ते हैं तो हम ऐसे झुकते हैं जी। झुकने के कारण हमारी जो गर्दन की जो मांसपेशियां हैं वो उसमें टायर्डनेस आ जाता है, क्योंकि आपका जो नॉर्मल अलाइनमेंट है रीढ़ की हड्डी का वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मांसपेशियां जो है आपके गर्दन को पकड़ के ऐसे रखी हुई है, जो पोस्टीरियर नेक मसल जो बोलते हैं, तो वो बहुत देर तक जब ऐसे पकड़ते हैं तो उसमें वीकनेस आने लगता है, उसमें थकावट आने लगती है, फटीग होने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि अब आपके मांसपेशियां थक गई है, क्योंकि आपने कई घंटे मोबाइल का उपयोग कर दिया, कई घंटे आपने लैपटॉप चला लिया, तो सीधा असर पड़ता है गर्दन की रीढ़ की हड्डी के ऊपर। अब जब रीढ़ की हड्डी के ऊपर जब दबाव पड़ता है, तब जैसे हमने पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि रीढ़ की हड्डियों के बीच में होता है डिस्क, जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, डिस्क में दबाव पड़ता है। डिस्क में दबाव पड़ने के कारण स्लिप डिस्क वाली स्थिति पैदा होती है, और रीढ़ की हड्डियों के जस्ट किनारे से जो नसें जो निकलती हैं, उन नसों पे डिस्क का दबाव पड़ता है, और आपको फिर कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द, हाथ में पूरे दर्द या उंगलियों में दर्द और झुनझुनी, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो अभी सामान्य तौर पर ये मैं देख रहा हूँ कि मेरे बहुत से मरीज या तो क्लरिकल वर्क वाले हैं, या तो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इवन बहुत सारे जो मरीज हैं वो टीचर हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू, जैसे अगर खड़े होके पढ़ा रहे हैं टीचर, तो टेबल में उनका जो बुक रहता है, तो उनको बुक को बार बार देखने के लिए गर्दन को ऐसे झुकाना पड़ता है। एक तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो वो ऐसे सामने झुक के, वो क्योंकि लैपटॉप उनका नीचे है, वो ऊपर बैठे हैं, तो आंख के सीध में उनका स्क्रीन ना होने से उनको गर्दन कई घंटे तक झुकानी पड़ती है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी में दबाव पैदा करते हैं। जो मोबाइल हम लोग चलाते हैं आजकल, सारी चीजें मोबाइल पे ही हो गई है। बहुत सारे ऐप्स आने लगे हैं, काम भी उसमें होता है, मनोरंजन भी उसमें होता है, पेमेंट भी उसमें होता है। तो जब हम मोबाइल को पकड़ते हैं तो हमारी गर्दन उसके तरफ फोकस होने के कारण भी रीढ़ की हड्डियों में दबाव आता है। तो ये एक बहुत, मोबाइल फोन जो है मैं देखूं तो एक बहुत बड़ा कारण है। सर्वाइकल जो पेन है या गर्दन की नसों के दबाव का जो समस्या है, उसका बहुत बड़ा कारण मोबाइल भी है। जी। तो गर्दन दर्द और हाथों में जो झंझनाहट कितनी गंभीर हो सकती है? देखिए, सच तो यह है कि दर्द के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। दर्द जो है वो कई सह लेते हैं, कई नहीं सह पाते। तो अगर दर्द के साथ झुंझुनी है तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आएगी, आपको एक करंट वाली फीलिंग आएगी, और जो कि बिल्कुल टॉलरेट करने लायक नहीं होता। तो कई बार होता क्या है कि लगातार गर्दन में नसों के दबने के कारण मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है। फिर मरीज को लगता है कि मेरे हाथ पैर में कमजोरी आने लगी है, मेरे हाथ ठीक से बंद नहीं हो पा रहे हैं, मेरे हाथ ठीक से उठ नहीं पा रहे हैं, और फिर उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उनके काम करने का जो तरीका है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और गर्दन में लगातार दर्द होने के कारण मरीज की स्थिति जो है काफ़ी बिगड़ने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि
यदि हमने लगातार ध्यान नहीं दिया तो पैरालिसिस की स्थिति पैदा हो जाती है। पैरालिसिस मतलब होता है कि उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाना, एक पैरालिसिस होता है जिसमें पूरा पावर चले जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ पैरालिसिस मतलब आपके मांसपेशियों में पूरी कमजोरी आ जाती है। जनरली ये जो है सामान्य शब्दों में सर्वाइकल न्यूरोपैथी कहा जाता है, क्योंकि जो नर्व्स है, जो गर्दन से नसें हाथों में जाती है, उसमें प्रेशर पड़ने के कारण वो इरिटेट होती है और उसके कारण से उस मांसपेशियों में दर्द और नसों में झुंझुनाहट वाली समस्या मरीजों को पैदा होती है। तो क्या सर्वाइकल जो है समस्या जो है वो क्या पूरी तरह से ठीक हो सकती है? जी, प्रारंभिक लक्षण को अगर आप भापना शुरू कर दें जी, तो ये सर्वाइकल की जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। और सबसे पहले तो अगर आपको ऐसे लक्षण आते हैं तो थोड़ा सा अपने अर्गोनॉमिक का अर्थ होता है, जैसे हमने कंप्यूटर में अगर बहुत घंटे हम काम करते हैं तो हमारा टेबल थोड़ा नीचे होना चाहिए और कंप्यूटर या लैपटॉप का जो लेवल है वो हमारे सीधे हमारे आंखों के सामने होना चाहिए, ताकि हम अपना गर्दन ऐसे करके काम कर सकें। सामान्य तौर पे देखा गया है कि कई लोग अपनी कुर्सी बहुत ज्यादा उठा देते हैं, कंप्यूटर नीचे रहता है तो वो गर्दन झुका के लगातार कई घंटे काम करते हैं, तो इससे मांसपेशियों में वीकनेस और नसों में दबाव आता है। दूसरा है कि रेगुलर हमको एक्सरसाइज करने चाहिए, है ना। आप गर्दन की मांसपेशियों को ताकत देंगे तब वो आपके गर्दन को ऐसे बहुत देर तक उस गलत पोजीशन में होल्ड करने के लायक रहेंगे। तो ऐसा है कि ज्यादातर बहुत हद तक मैं बोलूँगा मोर देन 95% सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या जो सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी है वो ठीक हो जाती है। बस आपको अर्गोनॉमिकली या उसके प्रिवेंशन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब जो गलत आदतें हैं जी, झुकने उठने बैठने को उसमें ध्यान देने की। हाँ सर, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इसके लिए रोजमर्रा की कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? इसमें सर ऐसा है कि सबसे पहले तो आप लोग को मोबाइल जो पकड़ने का और देखने का जो टाइमिंग है तरीका बदलना चाहिए। कई लोग ऐसे एकदम पकड़ते हैं, उसको छोड़िए। आप मोबाइल अगर देख रहे हैं तो कोशिश करिए गर्दन सीधी करके ऐसे देखें। इसका टाइम भी, यूज का टाइम भी आपको लिमिटेड रखना चाहिए, क्योंकि ये हार्मफुल ही है ना। साथ में एक्सरसाइज में आपको नेक उल्टा लेट के सामान्य शब्दों में संस्कृत में भुजंगासन बोलते हैं, ऐसे जो करते हैं वो भी गर्दन और पीठ दोनों के लिए फायदेमंद है। साथ में जो कोबरा पोजीशन है, जो नाग सांप का जो पोजीशन है ऐसे, तो आप ऐसे लेट के गर्दन को ऐसे उठाएंगे तो पूरी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा एक आसन है। उसके अलावा जो हमारे गर्दन के जो मांसपेशियां होती है 4 दिशाओं में, फ्रंट में, दोनों साइड में और पीछे में, तो नेक मसल स्ट्रेंथनिंग जो बोलते हैं वो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए। तकिए का उपयोग हो सके तो ना करें या लिमिटेड करें, क्योंकि जनरली हम होता क्या है कि हम सोते सोते भी मोबाइल देखते हैं तो एक बड़ा सा तकिया लगा देते हैं, तो हमारा गर्दन का जो पोस्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो पोस्चर को मेंटेन करने के लिए आप कोशिश करिए कि तकिया ना लगाएं। मांसपेशियों की बात करें तो हमको जैसे एक सिंपल, यदि हम रोज 5 मिनट अपने आप को देते हैं कि ऐसे आईने के सामने बैठ के अपनी गर्दन को ऐसे धकेलना है और इसको रोकने की कोशिश करना है अपने, जैसे अगर मैं ना रोकूं तो मेरा गर्दन ऐसे हो जाएगा, तो हम अपने हाथ से ऐसे प्रेशर लगाएंगे और इसको गर्दन की मांसपेशियों को उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराने की कोशिश करेंगे, गर्दन को सीधी स्थिर रखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है हमारे पोस्टीरियर नेक मसल्स और साइड के नेक मसल्स और फ्रंट नेक के जो फ्रंट वाले मसल हैं उसका एक एक्सरसाइज होता है। इस साइड आप कर सकते हैं, इस साइड आप कर सकते हैं, आप पीछे कर सकते हैं, आप सामने कर सकते हैं। बस ये है कि ये जो एक्सरसाइज यदि आप करते हैं तो मिनिमम आप 10 टाइम्स रिपीट करिए। 5-5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। जैसे अगर मैं करूं तो मैंने 5 सेकंड ऐसे होल्ड किया, ये 1 हो गया, फिर मैं ऐसे 5 सेकंड होल्ड करूंगा, 1 2 3 4 5, ये 2 हो गया। तो चारों दिशाओं में आप ये एक्सरसाइज करिए। आईने के सामने ये एक्सरसाइज करना बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि हम लोग अगर आईने के सामने ना बैठें तो हम अपना गर्दन ऐसे टेढ़ा करके कर सकते हैं, तो उससे आपका जो इफेक्ट है गलत असर हो सकता है। जी। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है जी। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्टर साहब साइटिका की।
तो पहली तो ये हम जानना चाहेंगे कि साइटिका है क्या, और सामान्य कमर दर्द जो है वो इससे कितना अलग है। जी, तो सबसे पहले तो ये है सर कि जैसे हमने आरंभ में बताया कि हमारे जो रीढ़ की हड्डियां हैं उसमें 5 हड्डी जो होता है जी, जो लंबर के जो वर्टेब्रा बोलते हैं, है ना, उसमें आता है आपका पहले ऊपर का मैंने बताया था सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल। तो L1, L2, L3, L4, L5 ये जो हड्डियां हैं उसके बीच में डिस्क रहता है, वो हो गया आपका इंटरवर्टेब्रल डिस्क। उसमें दबाव पड़ता है, तो हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है पूर्व में भी कि उसमें डिस्क में प्रेशर होने से स्लिप डिस्क होता है। अब साइटिका क्या है जी, साइटिका एकदम सामान्य शब्द बन गया है आजकल हमारे सोसाइटी में। L4, L2, 3, 4, 5, S1 और कुछ S2, ये जो नसें जब एक साथ मिलके एक मोटी नस बनाती है उसका नाम है साइटिक नस, साइटिक नर्व बोलते हैं या साइटिक नस है। वो शरीर की सबसे मोटी नस होती है और सबसे लंबी वर्टेब्रा की नस वर्टेब्रा की नस होती है। तो आप समझ सकते हैं कि वो नसें जो है वो कमर से निकलती हैं और हमारे पूरे पंजे तक जाती है। सबसे मोटी नस होती है, घुटने के बाद वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो यदि ये जितने मैंने लंबर के जो वर्टेब्रा बताए हैं वहां से जो नसें निकल रही हैं वो सारे मिलके लंबर प्लेक्सस नामक एक संरचना बनाती है और वहां से पूरे पैरों में डिवाइड होते हुए संचारित हो रही है। तो यदि किसी कारण से उस नसों में दबाव पड़ता है, मतलब स्लिप डिस्क सामान्य भाषा में, तो डिस्क वर्टेब्रल डिस्क में स्लिप हुआ, उसके कारण उन नसों में दबाव हुआ, तो जो मरीज को जो प्रॉब्लम होगी जनरली उसमें क्या है, नसों में सूजन होता है दबाव होने से। तो साइटिका का अर्थ वही है कि सियाटिक नर्व, सियाटिका भी बोलते हैं साइटिका भी बोलते हैं, सियाटिक नर्व में कंप्रेशन जब आता है तो उसको हम सामान्य शब्दों में साइटिका नामक बीमारी बोल देते हैं। तो है वो नर्व कंप्रेशन ही है, डिस्क स्लिप डिस्क ही है। उससे मरीजों को पूरे पैर में, किसी को जांघों में ज्यादा होती है, किसी को पिंडलियों में ज्यादा होती है, तो कूल्हों से लेके कमर, कुल्हे, जांघों और पूरे पैर में कई बार दर्द और दर्द के साथ झुनझुनी जैसी समस्याएं होती है। ये साइटिका है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, साइटिका और सामान्य कमर दर्द। सामान्य कमर दर्द सर वो बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं, बट साइटिका भी कमर दर्द का एक कारण है जी। तो सामान्य कमर दर्द में कई बार क्या होता है कि हमारा जो एसआई जॉइंट है, जो कुल्हे के पीछे जो संधि है, जो संरचना है, उसके डिस्फंक्शन होने से उसमें उसकी पैथोलॉजी में भी कमर का दर्द होता है। तो वो साइटिका नहीं है, बट आपको लो बैक पेन होगा, कमर दर्द होगा। कई बार अचानक कुछ सडन एक्टिविटी करने से मसल स्पाज्म हो जाता है, भार वजन वगैरह उठाने से, तो भी आपको प्रोटेक्टिव, मसल स्पाज्म एक प्रोटेक्टिव काम है, मतलब मसल अपने आप को डैमेज होने से बचाने के लिए टाइट हो जाती है, तो वो भी, उसमें भी कमर दर्द आपको हो सकता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी है, जैसे कि वो नेचुरल चीजें हैं, है ना, तो प्रेगनेंसी साइटिका नहीं है, बट उसमें कमर दर्द होता है, क्योंकि शरीर का जो पोस्चर है वो उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे भी कमर दर्द होता है। और उसके अलावा बहुत सारी जो इन्फेक्शियस डिसीज है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, उसमें भी आपको कमर दर्द होता है। महिलाओं में बहुत सारी समस्याएं होती है, यूट्रस और ओवरी से संबंधित, या पीसीओडी है, उसमें भी आपको कमर दर्द होगा। सामान्य मेंस्ट्रुएशन के टाइम भी महिलाओं को कमर दर्द होता है। रीनल जो पेन होता है, जब आपके किडनी में पथरियां हो गई होगी, तो भी आपको कई बार कमर दर्द होता है। तो कमर दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट साइटिका जो है वो स्पेसिफिक है कि आपके कमर की नसों में जब दबाव पड़ता है तब कमर दर्द होता है, और उसमें पूरे पैर में दर्द और झुनझुनी महसूस। तो क्या किसी मरीज के पैर में बिजली की झटके जैसा महसूस होता है? जी, तो क्या साइटिका के लक्षण है क्या? जी बिल्कुल। साइटिका में सर ज्यादातर दर्द होता है, उसके साथ में झुनझुनी या करंट, माना मरीज आपको बताएगा कि मेरे पूरे पैर में एक करंट दौड़ रहा है, या कभी कभी अचानक करंट दौड़ता है। तो समझिए कि जब नर्व फाइबर जब दबते हैं, जब उसमें प्रेशर आता है, तो अगर हम शरीर को एक पूरी तरह से
बिजली वाली संरचना माने तो ब्रेन जो है वो एक तरह का ट्रांसफार्मर है। जी। और ये जो 33 रीढ़ की हड्डियां हैं, ये जो है वो पोल्स हैं समझिए। तो ब्रेन ट्रांसफार्मर से वायरिंग स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से आपके अलग अलग पोल्स में आए हैं। और पोल्स मैंने इसको इसलिए कहा है क्योंकि हर एक वर्टिब्रा जो है वो एक स्पेसिफिक चीज को सप्लाई करती है। जैसे कि मैं बोलूंगा कि हाथों को, कोहनी को अगर मोड़ना है तो मैं बोलूंगा कि C5 और C6 के बीच में जो नस गुजर रही है वो आपके कोहनी को ऐसे मोड़ने और सीधा करने वाली वायरिंग को सप्लाई करती है। तो इसलिए मैंने इसको पोल कहा। अब मैं बोलूंगा L4, 5 और S1 में नसें दबी हुई है, मतलब जैसे साइटिका है, तो वो क्या करेगा कि ये जो सप्लाई हो रही है वो वहां पे शॉर्ट होगा। शॉर्ट मतलब जैसे आपने देखा होगा बिजली के खंभे में कई बार शॉर्ट होने से वहां चिंगारियां पैदा होती है ना। और जब बाहर में खंभों में चिंगारियां होती है तो आपके घर में जो लाइटें हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, उसमें एक झिलमिल या लबलबाहट वाली जो फीलिंग आती है कि भाई लाइट कम ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल वैसी है कि जब आपके रीढ़ के पास डिस्क में कंप्रेशन होने के कारण जब जो नसें जहां से वो रीढ़ की हड्डियों से निकल रही, वहां पे जब दबाव बनता है तो दबाव कई बार कम ज्यादा होने से आपका वहां पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो नर्व्स की जो कंडक्शन है, जो इम्पल्स जा रहा है, वो कई बार बढ़ता है, कम होता है, तो हमको झंझन झंझन वाली जो फीलिंग है वो होती है। तो किन लोगों में इस तरह की बीमारियां अधिक होने की संभावना है? इसमें ऐसा है सर कि मेरे पास जो ज्यादा मरीज जो आए हैं वो हैवी वर्क कर रहे हैं, या तो वो कृषि भूमि करते हैं, कृषक कार्य करते हैं, तो वो जैसे खाद वगैरह को अचानक उठा देना और बहुत देर तक खेतों में झुक कर काम करना, ये तो हो गए आपके कृषि कार्य के जो करने वाले हैं। साथ में जो व्हाइट कॉलर जॉब वाले हैं, जो कई घंटे जिनको ऑफिस में बैठे रहना पड़ता है, तो उससे भी बॉडी में ये समस्याएं आती है। उसके अलावा जो सडन एक्सीडेंट वाले हैं, उनको भी अचानक गिर जाने से या चोट लगने की वजह से, तो उसमें भी ये कारण ये हो सकता है। लंबे बाइक चलाने वालों को जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो डिस्क है वो एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है। तो आप कई घंटे अगर बाइक चलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो पूरा बॉडी है वो उसमें प्रेशर बनता है, और वो आपको आज नहीं कल धीरे धीरे आपको ये चीजें विकसित होने लगती हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या बिना ऑपरेशन के साइटिका का इलाज संभव है? जी, शुरुआत में ही सर आपको अगर ऐसी समस्या है, आपको अगर लगता है कि मुझे हल्का सा गर्माहट के साथ दर्द और हल्की सी झुनझुनी या कुछ चुभने वाली या कुछ काटने वाली फीलिंग यदि कमर और पूरे पैर में जा रही है, तो ये साइटिका है। डॉक्टर जो है उन अलग अलग टेस्ट करते हैं इसके लिए, जैसे SLRT है, स्लम टेस्ट है, तो बहुत सारे मेडिकल एग्जामिनेशन, जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो आवश्यकता होती है। कंफर्मेशन के लिए कई बार डॉक्टर जो है वो पहले तो सस्पेक्टेड का एक्सरे कराते हैं, या पूरी तरह कंफर्म करना हो तो कई बार MRI की सहायता लिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि नसें किस लेवल तक दबी हुई है। अगर बहुत ज्यादा दब गई है तो आपका केवल मेडिसिन या केवल फिजियोथेरेपी से लाभ नहीं मिलने का, आपको उसको ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा, आपको सर्जरी की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि ज़्यादा कंप्रेशन नहीं हुआ है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट से आप या फिजिशियन से मेडिसिन लेके साथ में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट और एक्सरसाइजेस ये करके आप साइटिका से निजात पा सकते हैं। कई बार ये देखा गया है कि बहुत सारे मेरे पास जो मरीज आते हैं वो गांव में या वैद्य वगैरह से जाके स्टेरॉइड बहुत सारा ले लिए रहते हैं। उनको शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा लगता है, परंतु बाद में कई तरह की समस्याएं होती है। वो बहुत सारे सुई लगवा चुके रहते हैं, बार बार पेन किलर लेते रहते हैं, तो इससे केवल आपका जो दर्द है वो बस कम होगा, अंदर की जो पैथोलॉजी है, जो डैमेज जो कंडीशन है वो नहीं सुधरता। तो फिजियोथेरेपी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है जिसमें आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। न्यूरोपैथी चाहे वो सर्वाइकल हो या आपका लंबर हो, मतलब आप गर्दन की नस का दर्द और झुंझुनी हो या साइटिका हो, फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आज की डेट में है। जी। तो साइटिका के मरीजों को किन सावधानियों से रहना चाहिए, गुजरना चाहिए? जी, सबसे पहले तो ये है कि ज़्यादा देर झुके ना,
झुकने का एक तरीका होता है। अब हम अगर बोलेंगे नहीं झुकना ही नहीं है तो ये गलत है। कई बार ऐसे बहुत सारे डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको झुकना मना है। नहीं, झुकना आप मना कर ही नहीं सकते, आप झुकने का तरीका बदलिए। जैसे सामान्य रूप से अगर देखा जाए कि जब हम झुकते हैं तो हम घुटनों को नहीं मोड़ते, हम कमर को मोड़ के किसी चीज को उठाते हैं जमीन से। तो ये एक बहुत गलत तरीका है। इससे हमारा जो सेंटर ऑफ जो मास है वो डिस्टर्ब होता है, लाइन ऑफ ग्रेविटी सामने चली जाती है, तो रीढ़ की हड्डियों में या कमर में प्रेशर पड़ता है। तो कभी भी यदि हम झुकते हैं, खासकर जो पेशेंट अभी डिस्क प्रोलैप्स के हैं, जिसको हमने स्लिप डिस्क कहा, या साइटिका के हैं, तो उनको झुकते टाइम थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि वो जब झुक रहे हैं तो प्लीज कमर को ना झुकाएं, मतलब ये कमर वाले एरिया को ऐसे बेंड ना करें, आप इसको सीधा रखें। झुकने के लिए आप घुटने को मोड़िए। घुटना जो है वो कब्जा की तरह है, हिंज की तरह है, तो वो एक डायरेक्शन में वो मुड़ सकता है, तो आप उनका उपयोग करें। आपको सीधा कमर को न झुकाते हुए, कमर सीधे रखते हुए आपको अपने घुटने को मोड़ के नीचे जो चीज अप्रोच करनी है वो आप कर सकते हैं। तो पहला सावधानी तो ये है कि मैं नहीं बोलूंगा कि आप झुके ना, हम बोलते हैं आप झुक सकते हैं, बट आपने झुकने का तरीका बदलना होगा। दूसरी बात है, कुछ भी अगर हैवी वेट लिफ्टिंग करनी है, किसी चीज को अचानक उठाना रहता है, तो उसमें ये ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा भारी तो उठाना नहीं है, लेकिन अगर रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं, अगर उसमें थोड़ा बहुत आपको एक्टिविटी करनी है, कुछ वजन उठाना है, तो सर मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि आपने अगर खंभा गड़ाने वाले को देखे होंगे, जो खंभे गड़ाते हैं, वो उतने हैवी खंभे को जब उठाते हैं, धकेलते हैं, तो वो एक शब्द बोलते हैं कि जोर लगा के हैसा या हैया। तो अगर आप हैसा या हैया शब्द बोलते हैं ना, तो आपके मुंह से एक हवा ब्लो होता है जोर से, प्रेशर के साथ। वो क्या करता है, वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के कारण हवा बाहर निकलती है, और इंट्रा मतलब पेट में जो प्रेशर बनता है किसी ताकत लगाने से, उसको रिलीज कर देता है बाहर। तो वो बहुत अच्छी चीज है। तो अगर आप किसी चीज को उठा रहे हैं और आपको इस तरह की स्लिप डिस्क की समस्या है, तो आपको फूंकते हुए वो काम करनी चाहिए। मतलब अगर मैं 2-3 किलो का बैग या सामान उठाऊंगा, तो मैं ये रिलैक्स करते हुए, मतलब पेट में प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पेट के अंदर में आपकी ये सारी रीढ़ की संरचनाएं हैं। तो ये एक ध्यान देना है कि हमेशा एक्सहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए आपको जो भी हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करने की जो एक्टिविटी है वो करनी चाहिए। अगला ये है कि प्रॉपर स्ट्रेचिंग आप अपने डॉक्टर से, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से आप सीख सकते हैं। प्रॉपर स्ट्रेचिंग है, साथ में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आपको बताया जाता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और आप धीरे धीरे, आप अचानक से, ऐसा नहीं कि थेरेपी से अचानक से 1-2 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। डिस्क को अपनी जगह में रिटर्न सेट होने के लिए टाइम लगता है। कई बार 6 सप्ताह लग जाता है, कई बार 12 सप्ताह लग जाता है, लेकिन आपको एक्सरसाइज या जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें चिपके रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे सर्वाइकल जैसी समस्या के लिए एक्सरसाइज बताए थे, जी। तो साइटिका के लिए भी ऐसा कुछ एक्सरसाइज है? साइटिका के लिए सर, जो मैंने पहले बताया था कि भुजंगासन या सर्पासन जो है, जो नाग आसन है, वो पूरे रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा रहता है। साथ में एक मैकेंजी एक्सरसाइज होता है, मैकेंजी एक्सरसाइजेस है, जिससे आपके पीठ की और पीठ के और कोर जो मसल्स हैं उसमें आपको फायदा मिलता है, स्ट्रेंथनिंग होती है। इसके अलावा कुछ न्यूरल मोबिलाइजेशन टेक्निक होता है, जिससे स्ट्रेचिंग होती है, मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग होती है, जो न्यूरल स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेचिंग होती है। तो ये स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग, ये 2 एक्टिविटीज पेशेंट को रेगुलर करते रहना चाहिए। कैट कैमल या कीगल एक्सरसाइजेस हैं, ये भी काफी फायदेमंद रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, स्पाइन के चौथी बड़ी समस्या है, उनकी ओर जा रहे हैं हम। तो स्पाइनल स्टेनोसिस क्या है? जी, बहुत अच्छा टर्म है सर। स्टेनोसिस का मतलब होता है किसी नली में जाम हो जाना, ठीक है, कोई भी पाइपलाइन है या नलियां हैं। स्टेनोसिस का अर्थ है उसका ब्लॉकेज हो जाना। तो मैंने जैसे बताया कि ये जो रीढ़ की हड्डी है उसकी एक संरचना है, जो ब्रेन से, जो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच एक खोखली से संरचना है, है ना, वो होता है स्पाइनल कैनाल। तो स्पाइनल कैनाल है, उसके बीचों बीच से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, और स्पाइनल कॉर्ड के साइड से ही जो फोरामेंस होते हैं, वहां से ये, मतलब जो छिद्र होते हैं, वहां से ये नसें
संबंधित अंगों में सप्लाई होती है। तो स्पाइनल स्टेनोसिस जो होता है सर, वो होता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो जहां से गुजर रही है, तो आपने उसको ऐसे ब्लॉक कर दिया है, किसी चीज से कंप्रेस कर रहा है। तो ये टर्म जो है एक तरह का मतलब एनाटॉमिकल मैं बोल सकता हूँ कि वो नॉर्मल जो एनाटॉमी है उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो स्पाइनल स्टेनोसिस में हम बोल सकते हैं। अब उसका कारण बहुत सारा हो सकता है कुछ इन्फेक्शियस स्ट्रक्चर होंगे वहां पे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सामान्य कारण है कि जब स्लिप डिस्क होता है, मतलब डिस्क में, वर्टेब्रा के डिस्क में जब दबाव पड़ता है तब वही जो डिस्क का जो बाहरी भाग है, जैसे कि मैं बोलूंगा एनुलर फाइब्रोसिस या न्यूक्लियस पल्पोसस का जो भाग अपने डिस्क से कट कर या टूट कर बाहर जा रहा है, वो क्या करेगा, जो स्पाइनल कैनाल है उसको वो कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के कारण जो कैनाल है, मतलब जो नली है, उसकी जो परिधि है वो कम होने लगती है। उसका जो रेडियस है, बोलूंगा परिधि नहीं बोलूंगा, उसकी जो त्रिज्या है वो कम होने लगती है। मतलब अगर आपके पास ऐसे कोई स्ट्रक्चर है, उसका कुछ भाग जो है दूसरे स्ट्रक्चर से दबने लगा है। अब दबने लगा है तो क्या होता है, नसों में कंप्रेशन आने लगता है, नसों को जो फ्री, वहां से गुजरने के लिए जो फ्री जगह है वो दबने लगता है। तो ये स्पाइनल स्टेनोसिस कहलाता है। जब एमआरआई होता है पेशेंट का, तो उसमें कई बार जो स्पाइनल कैनाल का मेजरमेंट किया जाता है, और अगर सामान्य तौर पे ये देखा गया है कि कई बार 8 mm या 9 mm है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। 10 mm 11 mm है तो भी लक्षण रहते हैं, लेकिन जनरली कई बार मेडिसिन और एक्सरसाइज से या थेरेपी से पेशेंट ठीक हो सकते हैं। जी। तो ये किस उम्र के लोगों में ज्यादा दिखाई पड़ती है? सर पहले तो ऐसा था कि 45 प्लस के लोगों को ज्यादा ऐसा दिखता था, लेकिन अभी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, हम एक्सरसाइज करना बंद कर दिए हैं, हम अब साइकिल नहीं चलाते, हम अब चलते नहीं है, हम अब व्हीकल्स पे डिपेंडेंट है, तो हमारी बॉडी पूरी तरह से वीक हो रही, कमजोर हो रही। तो अभी तो मैं बोलूंगा कि 16 साल तक के बच्चों में भी ये बीमारी मैंने देखा हुआ है। एक 11th क्लास की बच्ची मेरे पास आई थी, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस था। तो अब इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं रहा, वो आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। आप कहीं से गिर गए हैं, कुछ आपके साथ मतलब चोट लग गई हो, अचानक कोई झटका पड़ गया हो, तो भी स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकता है। तो क्या पैरों में दर्द और सुन्नपन भी इसके लक्षण हो? जी, स्पाइनल स्टेनोसिस में जैसे मैंने बताया कि उसका जो डायमीटर क्या है, तो उसके आधार में आपको लक्षण आते हैं। अगर 8 mm 9 mm है तो पेशेंट को असहनीय दर्द होगा, झुनझुनी बहुत तेज होगा, तो उस स्थिति में आपका केवल मेडिकेशन से या फिजियोथेरेपी से बहुत कम चांसेस है कि मरीज को कुछ राहत मिले। आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि नस बहुत ज्यादा दब चुकी है। अब एक लिमिट रहता है नसों का कि डिस्क का कि वो अपनी जगह में वापस आ जाए, तो ज्यादा दब गया है तो ऑपरेशन करा लेना ज्यादा उचित है। हाँ, यदि दबाव हल्का फुल्का है, मतलब आपको केवल दर्द है और झुनझुनी है ना, सुन्नपन नहीं है पैरों में, तो आप थेरेपी और मेडिकेशन में जा सकते हैं। यानी ऑपरेशन और फिजियोथेरेपी में कब चुनना चाहिए, कब क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि ऑपरेशन लास्ट ऑप्शन है। सबसे पहले आप मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी में आपको बिल्कुल ट्रीटमेंट के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तब आप अपने न्यूरोसर्जन से मिल सकते हैं। और कोई भी न्यूरोसर्जन सर पहले डायरेक्ट ऑपरेशन की सलाह नहीं देते, वो पहले मेडिकेशन देंगे आपको बोलेंगे कि आप दवाइयाँ खाइए, फिजियोथेरेपी कराइए। अगर आपको 3 महीने 4 महीने 5 महीने में रिस्पांस नहीं मिलता, तब न्यूरोसर्जन खुद आपको बोलेंगे कि अब आपको इससे राहत शायद ही मिलेगा, आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। कई बार जो इमरजेंसी केसेस होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट हो गया है, मतलब आपका लेटरिन पेशाब पता नहीं चल रहा है, कमर के नीचे पूरा शून्यपन है, उस स्थिति में 24 से 72 घंटे के अंदर सर्जन डिसीजन लेते हैं कि लाइफ सेविंग वो डिसीजन होता है कि हमको अब तुरंत त्वरित ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। यानी समय पे यदि इलाज होता है तो सामान्य जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें ऐसा होता है कि अगर आप मेडिकेशन प्रॉपर लेते हैं, डॉक्टर का प्रॉपर सलाह
मानते हैं। अब मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 दिन दवाई किया, खाया, ठीक लग गया तो बंद कर दिया, इससे आपको राहत नहीं मिलेगा। आपने फिजियोथेरेपी कराया, आपने डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको कुछ दिन आपको मतलब कुछ महीने आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। आपको ये ख्याल रखना है कि आप वजन ना उठाएं, ज़्यादा ट्रैवल ना करें, हैवी वेट लिफ्टिंग वाली एक्टिविटी और प्रोलॉन्ग सीटिंग, बहुत देर तक बैठे रहना, ये गतिविधियां ना करें, इससे बचें। या आप हर 15 मिनट 20 मिनट में या 30 मिनट में थोड़ी सा उठ के अपने आप को रिलैक्स करें। अगर आप ये एडवाइस मानेंगे तो आपको कभी फिर से वो समस्याएं वापस नहीं होंगी। अब डॉक्टर एडवाइस कर दिया कि आपको भाई एक बार ये समस्या हो चुकी है, वो एरिया आपका वीक हो चुका है, और आप उसको ना मान के फिर से लापरवाही करते हैं, तो वो आपको बीच बीच में समस्या होती रहेगी। तो क्या आज की जो जीवन शैली है वो हमारी रीढ़ की हड्डी को पहले समय से पहले ही बूढ़ी कर चुकी है? जी देखिए, बोलते हैं सर हर चीज में बोलते हैं ना बैकबोन, तो हमारा बैकबोन तो रीढ़ की हड्डी ही है जी। हमारा लाइफस्टाइल आजकल ऐसा हो गया है कि हम सुस्त होते कैटेगरी में जा रहे हैं। साथ में रहन सहन के अलावा हमारा जो खान पान है बहुत सारा मिलावटी वाला हो गया है। हमारा काम इतना ओवर एक्सॉस्टेड है कि हम अपने आप को समय नहीं दे पाते। सुबह हम जल्दी उठ के कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पाते, कुछ स्ट्रेचिंग नहीं कर पाते। इतना भागम भाग हो गया है, इतना भाग दौड़ हो गया है। आप सुबह उठते हैं, फटाफट तैयार होते हैं, बाइक पकड़ते हैं, व्हीकल पकड़ते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं या काम में जाते हैं। वहाँ पे आप 8 घंटे 10 घंटे कंटिन्यू काम करते हैं, आपका बॉडी पूरा थक जाता है। कई घंटे आप टेबल में बैठे हैं, पूरी रीढ़ की हड्डी मांसपेशियां थक गई है। बहुत सारा आप हैवी वर्क कर रहे हैं, जैसे किसान हैं या लेबर लोग हैं, तो वो आप देखेंगे कई बहुत सारे 5-10 किलो की चीज़ों को सिर में उठाना, तो अगर आप इसमें प्रेशर रखेंगे तो पूरी रीढ़ की हड्डी में दबाव बनेगा। तो सबसे बड़ा कारण तो मैं बोलूँगा 80 to 90% तो लाइफस्टाइल ही है जो इसका कारण है। वो 10% 5% ही है जो आप बोल सकते हैं कि कुछ एक्सीडेंटल अचानक कोई गिर गया या चोट लग गई, उसके कारण ये सिम्टम्स आ रहे हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोगों को क्या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि आप सबसे पहले अपना अर्गोनॉमिक्स देखिए। अर्गोनॉमिक्स मतलब हम कैसे सो रहे हैं, हम कैसे बैठ रहे हैं, हमारा दिन भर का जो चलने फिरने का, हमारा उठने बैठने का जो पोस्चर है वो कैसा है। तो अर्गोनॉमिक में एक पोस्चर करेक्शन भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप एकदम जो आराम से वाला जो कुर्सी है, हाथ पैर फैला के बैठे हैं, वैसे ना बैठे, प्रॉपर ऐसे बैठे कि आपका बैक पूरी तरह से सपोर्टेड होना चाहिए। जैसे रिवॉल्विंग चेयर है, उसमें आप इधर उधर झूलते हैं, कोई तिरछा ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कभी ना कभी उनको ये लक्षण विकसित होंगे। ऐसे बैठे कि प्रॉपर आपका बैक पूरा सपोर्टेड हो, आपके जो नी है प्रॉपर मुड़े हुए हो, गर्दन ना एकदम ऐसे झुका होना चाहिए, ना ऐसे पीछे जाए रहना चाहिए। तो ये अर्गोनॉमिक में पहले फोकस करें, ठीक है। सेकेंड चीज ये है कि कुछ स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस डेली करनी चाहिए, जिससे मांसपेशियां रिलैक्स होंगी, मांसपेशियों में ताकत आएगा। तीसरा है कि जर्क एक्टिविटीज को अवॉइड करें। अचानक से कोई सिलेंडर ना उठाएं, अचानक से कोई बोरा ना उठाएं, धीरे से उठाएं या किसी का सहयोग ले लें, किसी का सहारा ले लें। और कोई भी हैवी वेट लिफ्टिंग एक्टिविटीज जब आप करते हैं तो एक्सेल करें, जैसे मैंने बताया जोर लगा के हिस्सा बोलते हैं, है ना। या जो लकड़ी फाड़ने वाले हैं वो एक आवाज निकालता है नेचुरली, जब वो जोर से कुल्हाड़ी मारता है तो ये आवाज उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप और मैं लकड़ी फाड़ेंगे तो हमारी नसें तुरंत दब जाएंगी, क्योंकि हम मुंह को बंद करके फाड़ेंगे लकड़ियों को। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा ऐसा ध्यान देना है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी ना बढ़े। तो क्या गलत जिम एक्सरसाइज या भारी वजन उठाना स्थायी समस्या बन सकती है? जी बिल्कुल। अभी युवाओं में एक ट्रेंडिंग आ रही है बॉडी बनाने की, तो मैं खासकर हमारे युवाओं को बोलूंगा कि एक्सरसाइज जो आप जिम में कर रहे हैं वो आप केवल फिटनेस के लिए करिए, बॉडी बनाने के लिए मत करिए। क्योंकि बॉडी बनाने के काम जो है जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं वो उनके लिए हैं, क्योंकि उनका करियर उसी में रहता है। कई बार मैं देखा हूँ सर कि एक डेडलिफ्ट करके एक जिम में एक एक्टिविटी होती है जिसमें बहुत सारा जो वजन है, और यंग जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में ज्यादा वजन अपने ऐसे बार में उठा के उठ जाते हैं। उससे क्या होता है, अचानक से जो आपका L5S1 वाला एरिया है उसमें सडन प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से क्योंकि वजन बहुत ज्यादा उठाते हैं तो वो डिस्क पिचक जाता है, कंप्रेस हो जाता है। तो स्पाइनल डिस्क कंप्रेशन होने से स्लिप डिस्क हो जाता है, स्लिप डिस्क होने से
स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होती है। स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होने से साइटिका के सिम्टम्स आते हैं। तो ये सारे चीजें एक ही है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो युवाओं को मैं बोलूँगा कि ज़्यादा वजन ना उठाएं, डेड लिफ्ट को ज़्यादा लंबा ना मारें, और हो सके तो शुरुआत में न्यूनतम वजन जो है वो आप मारे। अगर आपके ट्रेनर अच्छे से ट्रेंड होंगे तो उनको पता होगा कि 1 RM और 10 RM क्या होता है, तो आप पहले 1 RM डिसाइड करके आप 10 RM के हिसाब से आप वेट को डिसाइड करिए कि आपको स्टार्टिंग में कितना वजन उठाना है। अगर किसी व्यक्ति को रोज का कमर दर्द हो रहा है तो उसे कितने दिनों बाद विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए? जनरली क्या है सर, बैक पेन होने पे हमको हर कोई इग्नोर कर देता है। तो अगर आपको कमर दर्द हो रहा है और जस्ट स्टार्ट हुआ है तो आप 2-3 दिन एक्यूट कंडीशन में आप बर्फ की थैली से आप उसमें उसकी सिकाई कर सकते हैं। जनरल वर्ड में यूज़ करूंगा क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो मेडिकल प्रोफेशनल तो नहीं है, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप कमर में मिनिमम 10 मिनट तक, मिनिमम मतलब आप 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट से कम ना करें, क्योंकि हम क्या होता है जब हम लोग बर्फ लगाते हैं तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है पहले और उसके बाद वैसो डायलेटेशन होता है। तो 10 मिनट से कम सिकाई करेंगे आप तो असर उल्टा होगा। लेकिन अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा बर्फ को उस दर्द वाली जगह पे रखते हैं तो ब्लड सप्लाई वहाँ पे बढ़ेगी और आपको तुरंत रिलीफ मिलना शुरू होगा। तो शुरू के 2-3 दिन तो आपको बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप डॉक्टर से मिल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप उसके बाद गर्म जो पानी की सिकाई होती है तो उससे आप गर्म पट्टी से या गर्म पानी से आप उसकी सिकाई कर सकते हैं। फिर भी यदि आपका ठीक नहीं हो रहा है तो आप अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपी से कंसल्ट कर सकते हैं, नियरेस्ट आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और डॉक्टर जो है मरीज का एग्जामिनेशन करके वो डिसाइड करेंगे कि उनको क्या उनके लिए ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, अभी तक के आपके करियर में सबसे चुनौतीपूर्ण स्पाइन मरीज कौन था और उससे आपने क्या सीखा? देखिए सर, क्या हुआ था कि मैं 5 साल हो गया मुझे यहाँ पे मैं स्पेशली स्पाइन का ही केस देखता हूँ। तो मैंने अभी कुछ महीने पहले ही देखा था, एक पेशेंट है और उन्होंने स्लिप डिस्क का या स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस का उन्होंने ऑपरेशन करवाया था। L4-5 में उनको प्रॉब्लम थी और उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो कहीं जाके ऑपरेशन करवा लिए। अब ऑपरेशन करवाने के बाद क्या हुआ कि उनको प्रॉपर एक्सरसाइज का गाइडेंस नहीं मिल पाया। ऑपरेशन बस लास्ट आपका ट्रीटमेंट नहीं है, ऑपरेशन के बाद आपको फिजियोथेरेपी की नितांत आवश्यकता होती है। तो उन्होंने ऑपरेशन तो करवा लिया, उसके बाद फिजियोथेरेपी नहीं कराया। तो उनका जो पैर है वो मतलब फ्लैक्स्ड पोजीशन में चले गया। मतलब आप बोलूँगा कि उनका जो कुल्हे का कंडीशन है वो ऐसे मुड़ा हुआ, घुटने उनके मुड़े हुए और पैर उनके मुड़े हुए, यानी सारे जो मसल्स हैं वो टाइट हो गए थे। तो वो बहुत मुझे दुख भी हुआ और ना तो वो बैठ सकते हैं ना उठ सकते हैं, वो हमेशा बेड रिटर्न ही रहते हैं। तो वो 1 साल पहले कहीं ऑपरेशन करवाए थे और ऑपरेशन के बाद जो डॉक्टर ने जो भी फॉलोअप उनको बताया होगा तो वो फॉलो नहीं किए या डॉक्टर से नहीं मिले, तो उनके कारण उनको ये काफ़ी यंग एज के पर्सन थे। वो फिर 2-3 दिन थेरेपी कर रहे हैं। उनको मैंने बोला कि इसमें कई महीने लगेंगे और आपको आना चाहिए करके। फिर वो जनरली क्या है, गांव के लोग फिजियोथेरेपी को कभी पूरी तरह से नहीं समझते। फिर वो चले गए, वो फिर एक ही 2 ही दिन आए फिर वो चले गए। तो वो काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी चिंतनीय उसकी स्थिति थी जी। स्टार्टिंग में कि कमर दर्द और गर्दन दर्द, उसके बाद हमने बात किया तो उसमें ये है सर कि देखिए कमर दर्द और जो गर्दन में दर्द है ना, बैक पेन और नेक पेन, साथ में उसमें हाथ पैरों में झुंझुनी रेटिकुलोपैथी जो बोलते हैं, वो आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अगर मैं उसके समस्या के बारे में अगर अच्छे से बताऊं तो आपको कि लगभग 7,000 से ज़्यादा लोगों को आज की डेट में कमर दर्द की समस्या है प्रति लाख में। तो 7.5% मैं बोल सकता हूँ कि
हर 10 में 7वां आदमी कमर दर्द से परेशान है। जी जी। उसी तरह अगर देखा जाए कि हर 10 में तीसरा आदमी आपकी गर्दन के दर्द से परेशान है। तो आज की डेट में देखा जाए तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन रही है, जिसका जो कारण है केवल हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी एक्टिविटीज हैं। रिसर्च के अनुसार देखा जाएंगे सर कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो कमर दर्द ही एक ऐसा कारण है जो सबसे ज्यादा जो लाइफ लिविंग विद डिसेबिलिटी, अगर एक स्केल होता है कि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर किसी को किया है तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो तो ये जो लो बैक पेन है, कमर दर्द है, पूरे विश्व में देखा जाए तो ईयर्स लिविंग विद डिसेबिलिटी में पहले नंबर पे है। मतलब अगर आप पूरी दुनिया में कोई आदमी किसी काम के लिए अगर मना कर रहा है या नहीं जा पा रहा है तो उसमें पहला नंबर कमर दर्द ही है। दूसरी चीज ये है कि 80 to 90% जो इसका आपके जीवन में इंसान को कभी ना कभी आपको कमर दर्द होगा। तो ऐसा नहीं है कि इंसान को कभी कमर दर्द नहीं होगा, कभी ना कभी आपको किसी न किसी कारण से कमर दर्द झेलना ही पड़ेगा। तो साथियों, ये थे स्पाइन विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र गंजीर जी। अभी हम उनसे स्पाइन से रिलेटेड क्या क्या समस्या हो सकती है, उससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर हमने अभी चर्चा कर रहे थे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और खासकर उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका या स्लिप डिस्क जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के लिए सही समय पर सही जानकारी का कारण बन जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही जनहित जानकारी के लिए हमारे चैनल लोक असर से जुड़े रहिए। साइबर अपराधों से बचिए, दूसरों को भी बचाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए लोक असर। मैं हूं दरवेश आनंद। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते।